नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं सचिन सक्सेना। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पूर्व सैनिकों का कार्यक्रम, सैनिक संगठन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। हरिद्वार सांसद कार्यक्रम में हुए शामिल। पत्रकारों से मुखातिब हुए खटीमा विधायक, विधानसभा के सत्र को लेकर की बात। आपदा प्रभावितों का मुआवजा बढ़ाने की भी मांग। हल में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला, सदस्यता अभियान को लेकर दी गई जानकारी। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मौजूद। मुंशियारी के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी। 11वीं और 12वीं की छात्रों के लिए नहीं है अध्यापक, छात्रों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। और पगनों गांव में बाढ़ प्रभावितों को सहायता राशि का वितरण। भूस्खलन से गांव में आई थी आपदा, कई ग्रामीणों के घर में हुई थी क्षतिग्रस्त। चलिए अब खबरें विस्तार से। तो डोईवाला के एक निजी होटल में अर्ध सैनिक और पूर्व सैनिक संगठन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पूर्व और अर्ध सैनिकों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व सैनिकों ने कहा कि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के विधायक और मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य किए हैं, तो राष्ट्रवादी हैं और हम हमेशा देश हित की सोच रखते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूर्व फौजियों के लिए जो कार्य किए हैं वो निश्चित रूप से अविस्मरणीय है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जो हमारे पूर्व सैनिक और सैनिक संगठन जो देहरादून जिले से के यहाँ पर आए हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। और निश्चित रूप से सैनिकों से मेरा एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है, और मैं समझता हूँ हर किसी का रहना भी चाहिए और ज़्यादा लोगों का रहता भी है। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि किसी तरह की अगर मेरे लायक कोई भी सेवा होगी तो मैं आपके सदैव तत्पर हूँ। हमारे जो सांसद हैं माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो एक तो सैनिक पुत्र हैं और मुख्यमंत्री का रहते हुए भी वो सैनिकों से जुड़े हुए रहे हैं। मांगे सैनिकों के मान सम्मान की बातें हैं। कुछ सैनिकों का आज की डेट में प्रॉपर्टी इशूज़ आ रखा, जो सैनिक सर्विस कर रहे, कुछ ज़मीनें खरीदते, वहाँ बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, उनके बारे में बातें हुई हैं। और हमारे जो लोग सेना में सर्विस कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ रह के, उनकी मिसेज, उनकी पत्नियाँ जो बच्चों को पढ़ा रही हैं, उनको कई जगह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बातचीत की है और मान सम्मान की बात है। जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड उनके सैनिकों के प्रति सबसे पहले तो उनसे कोई भी सैनिक कभी भी मिल सकता था, ये बड़ी उपलब्धि है। आज तक हमने कभी नहीं देखा किसी मुख्यमंत्री से सैनिक को मिलने की इतनी छूट हो। उन्होंने सचिवालय में मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए आई कार्ड दिखा के पूर्व सैनिक और सैनिक कभी भी उनसे मिल सकता था, उसको पास बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और उन्होंने सैनिकों के लिए बहुत सारे कार्य किए भी हैं। उन्होंने नोडल अधिकारी बनाया उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो अक्सर अपने राजनीतिक बयानों से दूसरे नेताओं को असहज करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस बार स्थायी राजधानी के बयान पर कई नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा और उनके साथ ही अगर उनकी सरकार न गिराते तो गैरसैंण अब तक राज्य की पूर्णकालिक राजधानी घोषित हो चुकी होती। तो रावत के इस बयान से सियासत गर्मा गई है। वहीं अपने बयान को लेकर हरदा का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो थल भाजपा मंडल में भाजपा संगठन पर्व के तहत थल गोचर में सदस्यता अभियान के लिए मंडल कार्यकर्ताओं की एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि डीडीहाट विधानसभा के विधायक बिशन सिंह चौफाल रहे मौजूद। तो विधायक ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि भाजपा की सदस्यता अभियान का उद्देश्य सिर्फ एक
नए सदस्य बनाना नहीं बल्कि आम लोगों तक पार्टी के विचार पहुंचाना है। केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर नए सदस्य बनाना पहली प्राथमिकता है। विधायक ने इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीणों की समस्या सुनी और मौके पर उसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी हमारे थल मंडल की 2024 की जो सदस्यता अभियान उसकी कार्यशाला की यहाँ पर बैठक थी। इस बैठक में सारे हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे और बैठक में किस ढंग से सदस्यता बनानी है उसकी जानकारी सारे कार्यकर्ताओं को दी और इनके क्षेत्र की जो समस्या थी उन समस्याओं को भी नोट किया और व्यक्तिगत जो समस्या थी छोटे मोटे अधिकारियों के माध्यम से टेलीफोन के माध्यम से भी उन समस्याओं का समाधान किया गया। आज की ये कार्यशाला की बैठक तो विधानसभा के कार्यालय में आज बैठक हुई। मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई थी। विधानसभा के कार्यालय कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। सभी विभागीय अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। बैठक में 1% सेस, एकल महिला नीति की समीक्षा, शिशु सदन और टेक होम राशन की समीक्षा की गई। तो खडमा विधायक भुवन कावड़ी पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में विपक्ष को मात्र 30 मिनट का समय दिया गया, जिसमें से 2 मिनट का उनका समय दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई कि खडमा क्षेत्र में बाढ़ आपदा राशि को 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा किसानों को आपदा धनराशि बाजार मूल्य पर दिया जाए और व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाए। हमें बड़ी उम्मीद थी कि मानसून सत्र को चलाया जाएगा और आपदा, भ्रष्टाचार, चार धाम जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार सुनवाई करेगी। लेकिन सरकार ने जो भी गैरसैंण में सत्र चल रहा है और मानसून सत्र है, चारों ओर आपदा हुई और सरकार आपदा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सरकार भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे चार धामों की स्थिति बहुत खराब है, सरकार चार धाम पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार, मेरा ये कहना है कि सरकार इन सब मुद्दों से इसलिए बच रही थी कि आपदा में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पाई और भ्रष्टाचारियों को सरकार लगातार संरक्षण दे रही है और एक्सटेंशन दे रही है। त्रिस्तरीय पंचायत संगठनों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए पंचायत संगठनों ने बाबा केदार से न्याय के देवता गोलजू के दरबार तक यात्रा की जा रही है। यह यात्रा जनपद उत्तरकाशी पहुंची, जहां इस यात्रा से जुड़े पदाधिकारियों ने यहां के पंचायत संगठनों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री धामी का इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख है, उससे लगता है कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 साल और बढ़ाया जाएगा। पर अगर सरकार अपने वादे से पीछे हटी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। देखो, त्रिस्तरीय पंचायत संगठन जो हमारा पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन की ओर जा रहा है और केदारनाथ से शुरू करके आज हम उत्तरकाशी पहुंचे हैं। तो हमारा सरकार से एक निवेदन है कि जो पंचायतों का कार्यकाल 2 साल का कार्यकाल हमारा कोविड में प्रभावित हुआ है, वो हम लोगों को ग्राम पंचायतों में काम करने का मौका नहीं मिला है। बीडीसी में हमें बीडीसी करने का मौका नहीं मिला, ग्राम पंचायत में हमें बैठकों का करने का मौका नहीं मिला है। जब सरकार कहती है कि कोई व्यक्ति अगर 2 से 3 बैठकों में अगर नहीं रह पाता है तो वो बैठक नहीं मानी जाती, वो उसकी सदस्यता चली जाती है। और ऐसा नहीं, सरकार ने कहीं कोविड काल में कई चीज़ों में मौका दिया है। जो व्यक्ति हमारे रोजगार के लिए, जो हमारे नौजवान साथी थे, उनकी आयु चली गई थी, वैकेंसियाँ नहीं हो पाई थी, उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है कि आपको 2 साल की उम्र का सरकार का भी और पंचायत प्रतिनिधियों का भी और पूरा भरोसा है पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार से कि उनकी जो मांग है उसे ज़रूर सरकार मानेगी। और मांग उनका बिल्कुल जो एक झारखंड का जो अधिनियम है, जो एक्ट है, उसी को यहाँ उन्होंने परसू किया है। और जहाँ तक शासन प्रशासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, उनका रुख इसमें सकारात्मक है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन द्वारा हमने 2 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर और एक राज्य एक पंचायत के निमित्त अपनी मांग को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा था, जिसके निमित्त सरकार से वार्ता चली थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने
सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारा जो धरना प्रदर्शन 15 दिन निदेशालय में चला, उसको समाप्ति के साथ ही हमको 2 सितंबर तक का समय सरकार द्वारा दिया गया है। तो इसी के निमित्त हम पूरे प्रदेश में जो हमारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग, जिला पंचायत सदस्य संगठन के, क्षेत्र पंचायत के जो लोग आए थे, सरकार द्वारा जो अपना डिसीजन दिया गया है उसको पूरे प्रदेश में जाकर हम लोग सभी त्रिस्तरीय पंचायत संगठन से इस यात्रा के माध्यम से संवाद कर रहे हैं और हम लोग अपनी मांग के लिए तत्पर हैं और संगठन को पूरे प्रदेश में मजबूत रहने के लिए कि यदि 2 सितंबर के बाद सरकार द्वारा यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो पूरे उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत के लोग जो हैं अपनी नई रणनीति के लिए आगे को तैयार रहें। पीएफ विभाग ने कर्मचारियों के पीएफ को सुरक्षित रखने के लिए अपने सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब कर्मचारियों का पीएफ काटने और निकालने की प्रक्रिया ओटीपी आधारित होगी, जिससे सुरक्षा में वृद्धि होगी। यह जानकारी पीएफ कमिश्नर विश्वजीत सागर ने सिडकुल में प्योर एंड केयर हेल्थ केयर कंपनी में उद्योग मित्रों के साथ एक बैठक में दी। पीएफ कमिश्नर ने बताया कि पहले पीएफ कटौती और निकासी के लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब इस नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की जानकारी और पीएफ दोनों को सुरक्षित रखने के लिए ओटीपी अनिवार्य किया गया है। पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा अपने ऑनलाइन पोर्टल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कुछ फीचर्स उनकी वेबसाइट में ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन परेशानियों को कैसे डील किया जाए, इस बारे में आज ये बैठक रखी गई है। इसमें रीजनल पीएफ कमिश्नर मिस्टर विश्वजीत सागर सर अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं और इंडस्ट्रीज के साथ इंटरेक्शन किया जा रहा है। बेसिकली क्या हुआ कि पीएफ डिपार्टमेंट में की जो वेबसाइट है, कुछ लोगों द्वारा हैक करने की शिकायतें आ रही थी, उसका मिसयूज करने की शिकायतें आ रही थी। इसको देखते हुए पीएफ डिपार्टमेंट ने एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर डाला, जिसको हम ओटीपी के रूप में देखते हैं, जिसमें लॉगिन और आईडी और पासवर्ड के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो उस समय यूज किया गया था, जिस समय पीएफ अकाउंट खोला गया था, जो एम्प्लॉयर का है, उस नंबर पर ओटीपी आता है। रीजनल पीएफ कमिश्नर देहरादून उत्तराखंड। सर, जो बैठक की जा रही है एक्चुअली ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है और ये सिक्योरिटी फीचर्स ला रही है। एम्प्लॉयज़ में था ओटीपी बेस्ड, एम्प्लॉयर में लॉगिन में ओटीपी बेस्ड फीचर नहीं था, तो अब वो गवर्नमेंट ने ले आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिक्योरिटी फीचर मिले सबको, कोई यूज़र आईडी पासवर्ड का मिसयूज़ ना करे। तो इसी के बेसिस में एक जो है ओटीपी बेस अब कर दिया गया है। तो अब जब भी कोई आदमी लॉगिन करेगा तो उसका जो है ओटीपी आएगा। ये आ रही है कि कुछ लोगों के पास अपने मोबाइल नंबर भी करेक्शन कराना है, जो नहीं है, पुराने हैं, तो इसके लिए हम पूरा प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं ताकि लोगों को पहले गाइड कर पाएँ और जिससे हम इमीडिएटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। ये लोग जो है काफ़ी खुश हैं। हमारा जो प्रेजेंटेशन है हमने लाइव डेमो भी किया है, तो उनको काफ़ी चीज़ें समझाई गई हैं, पूरा प्रोसेस समझाया गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। बीते दिनों रुड़की के माधोपुर गांव के तालाब में वसीम का शव मिला था। अब इस मामले को लेकर एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वसीम की मौत पानी में डूबने से हुई है और जिस तरह की सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही थी कि उसको गोली लगी है या दांत टूटे हुए थे या पैर बंधे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम पूरे पैनल के साथ किया गया। वहीं उन्होंने भ्रामकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की है। 25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग। इस संबंध में सोशल मीडिया में कई लोगों के द्वारा भ्रामक टिप्पणियां और पोस्ट किए जा रहे थे, जिसमें ये कहा जा रहा था कि गोली लगी है, दांत टूटे हैं, पैर बंधे हुए थे। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो गोली लगने के बारे में कोई बात आई, ना ही दांत टूटे होने की कोई बात पाई गई और ना ही उसके पैर बंधे हुए थे, क्योंकि वहां पर तमाम सभी लोग थे, उपस्थित थे। जब शव निकाला गया था तो पैर बंधे होने नहीं पाए गए। तो इस तरह की भ्रामक टिप्पणियों
उससे लोग बचें, ताकि हमारा जो सामाजिक सौहार्द है और सामुदायिक सामंजस्य है वो दुष्प्रभावित ना हो। ऐसा करने वालों के लिए अपील है, अपेक्षा है कि वे इससे बचें, अन्यथा उन्हें विधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जोशीमठ के पगनों गांव में भूस्खलन के प्रभावित परिवारों को तहसील प्रशासन की ओर से राहत राशि का चेक और खाद्यान्न किट वितरित की गई है। नायब तहसीलदार आशीष जोशी ने बताया कि बीती 22 अगस्त को पगनों गांव में भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण 7 परिवार प्रभावित हुए थे, जिसमें से एक परिवार का आवासीय भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। तो 1.5 लाख रुपए की सहायता और 5,000 की आर्थिक सहायता राशि का चेक दिया गया है। वहीं अन्य परिवारों को भी सहायता राशि के चेक वितरित किए गए हैं। तो पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी राजकीय इंटर कॉलेज नमजला में कई सालों से 11वीं और 12वीं की कक्षा बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं है, वहीं जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में गुस्साए बच्चों के परिजनों ने मंगलवार को विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने कहा कि बच्चों की पठन पाठन को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिससे इन बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने जल्द से जल्द विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की है। देखिए, हम जीजीएच नमजला की छात्राएं हैं। हमारे विद्यालय में टीचर नहीं होने के कारण हम यहाँ पहले भी आ चुके थे शनिवार के दिन, लेकिन हमें एसडीएम ने बोला, आश्वासन देकर भेज दिया कि हाँ, हम तुम्हारे स्कूल में टीचरों की व्यवस्था कर रहे हैं, आज आएंगे, परसों तुम्हारा पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारे स्कूल में कोई टीचर आ नहीं रहे, वो बस हमें आश्वासन देकर हमें भेज दिया था। आज हम दोबारा आए हैं। आज तो हम ये मंशा लेकर आए हैं कि अगर हमें टीचर मिल गए, हमारे स्कूल में टीचर आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम आने वाले सितंबर 1 तारीख से हम क्रमिक अनशन में बैठने वाले हैं। ये बात हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन हर जगह पहुंचाया जाए, नहीं तो हमें आगे और कदम उठाने में कोई परेशानी नहीं। हम आज बच्चों के साथ यहाँ आए हैं धरना, यहाँ जुलूस लेके। हमारे बच्चे यहाँ जीआईसी नमजला में पढ़ते हैं। क्लास 11th और 12th में जो है टीचर्स नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। बच्चे वहाँ जाते हैं, पढ़ाई नहीं होता है, खाली बैठ के आते हैं। हमारे बच्चे पिछली बार भी आए थे यहाँ, शनिवार को आए थे यहाँ। फिर यहाँ एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि वहाँ टीचर्स की व्यवस्था करेंगे, लेकिन यहाँ टीचर्स का व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। इसलिए आज अभिभावक भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं। हम ये आवाज़ आगे भी पहुँचाना चाहते हैं शिक्षा मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से, तब भी पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों जितने भी बच्चे हैं बिना पढ़ाई के हमारे बच्चों का भविष्य से खेला जा रहा है। इसलिए हम यहाँ आए हैं। अगर आज टीचर्स का व्यवस्था नहीं हुआ तो हम सितंबर 1 तारीख से अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं। तो पैरोल और फर्लो देने की मांग को लेकर कैदियों की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जिलों के पुलिस प्रमुखों को ऐसे आवेदन हाईकोर्ट के बजाय जेल महानिरीक्षक को भेजना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड जेल में मैनुअल में प्रावधान है कि नियमित पैरोल और फर्लो मंजूर करने के लिए आईजी जेल की सक्षम अधिकारी है। सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में सक्षम मुख्यालय जेल प्रशासन और सुधार सेवा विभाग की ओर से 23 अगस्त को जारी सर्कुलर पेश किया गया था। याचिकाकर्ता ने हरिद्वार जेल अधीक्षक के माध्यम से पैरोल के लिए आवेदन किया था। तो हल्द्वानी में नैनीताल रोड पर एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है। अचानक सड़क का एक हिस्सा पानी के रिसाव के कारण धंस गया, जिसके कारण घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। वहीं 1 महीने पहले भी वर्कशॉप लाइन में इसी तरह सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था, जिसे रिपेयर करने के लिए काफ़ी समय तक यातायात डाइवर्ट किया गया। मामले को लेकर प्रशासन का कहना है कि सिंचाई विभाग की नहरें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिनमें लगातार इस तरह से धंसाव हो रहे हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि सिंचाई विभाग ने नैनीताल रोड पर हुए धंसाव को रिपेयर करने के लिए काम शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक बड़ी घटना हो चुकी है,
देखिए, ये हमारी एक जमरानी की नहर है और इसमें कल शाम को धसाव की सूचना मिली थी। उसके बाद से विभाग ने इसको टेकअप किया है और आज इसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया ये ज्ञात हुआ है कि स्लैब जो है वो सुरक्षित है, मात्र उसकी जो दीवार है उसमें नुकसान हुआ है। तो 3 से 4 दिन में ये अपनी जगह रिस्टोर कर दिया जाएगा। सर, इसके अलावा कोई और जांच भी आप करा रहे हैं ऐसे अंदरूनी, आगे कोई और दिक्कत ना हो? नहर भी बगल से जा रही है, कई जगह सड़कें भी धसी है पुरानी। हमारे शहर में देखिए बहुत सारी नहरें हैं जो काफ़ी सालों से चलती आ रही हैं। बीच में कालांतर में इनको समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कवर कर दिया गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया जा रहा है कि वो इसका परीक्षण कर लें, यदि कहीं पर मरम्मत या सुधार की आवश्यकता है तो उसके अनुसार कार्रवाई करें। देश भर में महिलाएं और छात्रों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में कर्णप्रयाग में डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया और दोषियों पर कठोर से कठोर सजा दिलाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि देश के किसी भी कोने में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इसके लिए देश की सरकार जिम्मेदार है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में तमाम प्रकार की घटनाएं बहनों के साथ, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार एक लंबे समय से हो रहे हैं, इसके खिलाफ आज महाविद्यालय की तमाम छात्राओं ने एक जन आक्रोश रैली यहाँ पर निकाली है। इस रैली का मकसद केवल यही है कि देश में जो ऐसे अत्याचार हमारी बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं ये ना हो, इस पर पाबंदी लगे और हमारी बहनों को न्याय मिले। जो हमारे आप देख रहे होंगे बहन अंकिता भंडारी जो स्वरोजगार के लिए अपने घर से बाहर निकली थी और उसके साथ कैसा कृत्य इस प्रदेश के और इस सरकार के तमाम लोगों ने किया और अभी तक उसके परिवारजन न्याय के लिए तड़प रहे हैं। सर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल हमारे भारत देश में लड़कियों के कई किस्से सुनने को मिलते हैं, जैसे कोलकाता में हो गया, हमारे देहरादून में हो गया, छोटी छोटी जगहों से। जब हम ही लड़कियों को इसका आगे एक कदम उठाना पड़ेगा तब जाके हम देश में आवाज़ उठा पाएंगे। और आज इस रैली के हमारे माध्यम था कि हम अपने कर्तव्य से एक रैली निकालकर पूरे देश में आवाज़ दें। तो अब खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है। यहाँ दिन प्रतिदिन चोरी की वारदात में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। पुलिस चोरों को गिरफ्तार भी कर रही है, लेकिन वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और मामला जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां चोरों ने एक बार फिर एसी पर निशाना साधते हुए एक नई बल्कि 3 एसी के पाइप को काटकर हजारों का नुकसान कर डाला। और एसी से संबंधित कुछ चीज़ों की चोरी हुई है। ये पहले 2-4 महीने पहले भी हुई थी, पिछले साल भी हुई थी। लगातार इस तरह की चोरियां हो रही हैं। पुलिस में हम कंप्लेन करते हैं, वो आते हैं, सीसीटीवी की फुटेज भी दी हमने बीच में, लेकिन अभी तक बहुत कड़ाई से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जिससे कि ये जो चोर हैं चोरी करना बंद कर दें, इस तरह का नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह की कोई कड़ाई से कार्रवाई हो जिससे कि आगे चोरी ना हो। 4 एसी में चोरी हुई है और चारों ही एसी बंद हो गए हैं, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्था पे असर पड़ रहा है। चलिए, तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।